हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर लड़े बिना हिम्मत मत हारना। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका डीके चंदन। अभी तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन का सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सर्च करके उसे देख सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और उसका नोट्स भी बनाया होगा। तो अब हमारा बच गया बच्चों उसका क्वेश्चन वाला सेक्शन। तो आज से हम लोग अब आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यानी सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक हमने पढ़ा है सारे टॉपिक पे इंडिविजुअल हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो वो सब हम लोग करेंगे। तो चलिए, और हाँ एक चीज़ और बतानी थी आपको, इधर कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। कभी मेरा फेसबुक आईडी हैक कर लिया जाता है, तो कभी जो मेरा चैनल है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाता है गलत सलत। तो हो सकता है कि अभी जो वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पे उसमें से कुछ वीडियो हम डिलीट कर दें 1-2 दिन में। तो आप लोग जो लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, आपने देखा होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला जो वीडियो है वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो मैंने उसे अपलोड कर दिया था, लेकिन उस पर एक टीचर ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है जिसके वजह से वो यूट्यूब उसे रिमूव कर दिया है। तो कोई नहीं, मैं डिलीट करने के बाद भी नए सिरे से सारा वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। और अभी फ़िलहाल कल से आपको सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग। तो अभी तो फ़िलहाल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना था कि कल से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग लेक्चर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का क्वेश्चन। बिलियन जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसका प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से हिंदी माध्यम के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विलियन की मोलरता क्या होगी। विलियन की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी यदि उसे 750 ml 0.5 मोलर HCl तथा 250 ml 2 मोलर HCl को मिलाकर बनाया गया है। तो क्वेश्चन जेईई मेन 2013 में पूछा गया है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है कि 1 बिलियन है और उसमें 750 ml यानी बिलियन का जो वॉल्यूम है भी वो है 750 ml, 750 ml। और बच्चों इस बिलियन का जो मोलरता है, मोलरता जिसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिलियन का मोलरता आपको दिया गया है 0.5 मोलर। ठीक है, 0.5 मोलर। फिर आगे बोलता है इतना HCl का सॉल्यूशन है, बिलियन है। फिर बोलता है कि इसमें एक और बिलियन है जिसका आयतन है 250 ml, 250 ml। और इस बिलियन का मोलरिटी है बच्चों, जो देखा आप क्वेश्चन में देख सकते हो 2 मोलर। अब आपसे बोलता है कि दोनों को मिलाकर एक बिलियन बनाया गया, तो उसका मोलरता बताओ। तो अभी हम मान लेते हैं, देखिए एक बिलियन है जिसका जो आयतन है V1 है और इसे हम मान लेते हैं आयतन V2, इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी जो थर्ड बिलियन बनेगा M3, इसका मोलरिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। आपको याद होगा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, यानी दो अलग अलग बिलियन का मोलरता दिया हुआ हो और आयतन दिया हुआ हो,
तो उनको मिश्रित करने के बाद जो नया विलयन बनता है उसका मोलरिटी होता है M1V1 प्लस M2V2 बटा V1 प्लस V2। तो बताइए M1 कितना है बच्चों, M1 है 0.5 इंटू V1 कितना है 750, वेरी गुड 750 प्लस M2 कितना है 2 इंटू V2 कितना है 250 बाई कितना होगा V1 प्लस V2। तो V1 है कहाँ है भाई V1, हाँ यहाँ है 750 प्लस V2 कितना है, V2 है 250। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, गुना भाग तो आता ही होगा आपको, नहीं आता, चलो आंगनबाड़ी ज्वाइन करो फिर से, अभी इस लेक्चर को बंद करो। तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे है 75 इंटू 0.5 करना है, 5 पचे 25 की 5 और 7 पचे 35 और 2 37 37 50 और एक अंक के बाद डेसिमल देना है भाई साहब, यहाँ पे दे दीजिए प्लस ये हो जाएगा 250 दूनी 500 और नीचे 750 और 250 जोड़ोगे कितना आएगा 1000 आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ो 5 3 8 875 बाई 1000। राइटिंग पे नहीं जाना भाई साहब, नया नया लिखने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि नया लिखने वाले हैं, लेकिन पेन टैब का यूज करके पहली बार लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है, तो भावनाओं को समझो आप लोग। और 1000 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.875। तो ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन मिलाओ देखो तो ऑप्शन फर्स्ट वाला 0.875, तो आपका ए वाला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेंजीन और टोलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। कौन कौन है भाई साहब, बेंजीन है और टोलुइन है, बेंजीन और टोलुइन। तो बेंजीन आपको बता दूं मैं कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है बेंजीन होता है C6H6, ठीक है। और टोलुइन की जहाँ तक बात है, टोलुइन तो ये होता है C7 और H8, ये है टोलुइन, ठीक है। अगर आप अनुभार की बात करो, अनुभार इसका, तो बेंजीन का आता है 78 ग्राम पर मोल, और टोलुइन का अनुभार आप निकालोगे तो 12 कार्बन का 12 सत्ते 84 और 8 हाइड्रोजन का 84 को 8 92 हो जाएगा भाई साहब, हाँ 92 होगा। तो 92 ग्राम पर मोल, ये अनुभार है भाई साहब दोनों का। अब देखिए बेंजीन और टोलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं, मतलब राउल्ट के नियम का पालन तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बेंजीन का वाष्प दाब 75 टॉर है और टोलुइन का 22 टॉर है। तो यहाँ से एक चीज़ और सुनने को मिला हम लोग को कि बेंजीन का जो वाष्प दाब है यानी P0, प्योर स्टेट में बोल रहा है ना केवल बेंजीन का, तो बेंजीन P0 बेंजीन कितना है, P0 बेंजीन है 75 टॉर, कितना है 75 टॉर, ठीक है। और आप टोलुइन का 22 टॉर है। एक विलयन जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन के 78 ग्राम और टोलुइन के 46 ग्राम मिले हैं, तो बेंजीन का वाष्प दाब टॉर में ज्ञात करें। यानी विलयन में ये देखो, ये जो यहाँ पे बेंजीन का वाष्प दाब दिया है शुद्ध अवस्था में है, प्योर स्टेट में, ये है शुद्ध बेंजीन का है, ये वाष्प दाब शुद्ध बेंजीन का है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है विलयन में बेंजीन का वाष्प दाब ज्ञात करो, यानी आपसे पी बेंजीन पूछा जा रहा है, पी बेंजीन, ठीक है। पी बेंजीन पूछा जा रहा है कि क्या होगा, पी बेंजीन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, OUL, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पे H नहीं है, एल और टी है, यहाँ पे ध्यान देना, एल और टी है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आप बताओ, हमने पढ़ा था PA इक्वल टू
पी ए इक्वल टू पी ए नोट इंटू ए का मोल फ्रैक्शन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, झूठ मत बोलना। तो पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ पे देखो, अभी हमें चाहिए पी बेंजीन, पी बेंजीन चाहिए। वेरी गुड। ए के जगह पे अब क्या है, बेंजीन है। तो पी बेंजीन इक्वल टू होगा पी नोट बेंजीन, पी नोट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का ही। ठीक है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब चलो आगे जो हमारा काम है वो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना। चलिए, तो पहले तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल बेंजीन का, बी फॉर बेंजीन है तो भार बटा अनुभार। बताओ बेंजीन का भार कितना दिया क्वेश्चन में, 78 ग्राम, और बेंजीन का अनुभार मैंने आपको कितना बताया, 78। तो 78 से 78 कैंसिल हुआ बच्चों, कितना आया, 1 आया। ठीक है, उसके बाद अब निकालो नंबर ऑफ मोल टोलुइन का, टोलुइन का। तो टोलुइन का भार कितना है, टोलुइन का भार कितना है बताओ। टोलुइन का भार दिया है क्वेश्चन में 46 ग्राम, तो आप यहाँ पे लिख लो 46। और टोलुइन का अनुभार मैंने बताया 92। तो देखो तो 46 दूनी 92, यानी 1/2 0.5 आया। तो अब हमें चाहिए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो बताओ मोल फ्रैक्शन बराबर क्या बताया था मैंने आपको, मोल अंश बराबर, मोल अंश जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो, बाकी दोनों का नीचे। तो हमें किसका निकालना है, बेंजीन का। तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो बटा बेंजीन का और प्लस टोलुइन का। ठीक है, तो आ जाएगा 1/1.5। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें चाहिए पी बेंजीन, पी बेंजीन यानी बेंजीन का वाष्प दाब। तो बताओ पी नोट बेंजीन कितना है, शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। देखो यहाँ पे ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। यहाँ पे देखो शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब 75 टॉर है। तो अब यहाँ पे लिखो 75। ठीक है, और बेंजीन का मोल अंश हमने कितना निकाला बच्चों, यहाँ पे नीचे आके देखो, यहाँ पे 1/1.5। तो चलो ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे बेंजीन के मोल अंश की जगह पे 1/1.5। अब बताओ तो 15 25 75, अगर 15 रहता तो 5 बार में, लेकिन 1.5 था तो यहाँ पे 50 बार में 75 कट जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आया 50 टॉर। कितना, 50 टॉर। ये हो गया आपका आंसर 50 टॉर। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं 50 टॉर कहाँ है भाई साहब। हाँ, यहाँ पे 4th वाला आंसर 50 टॉर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये भी AIEEE 2005 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है, प्रश्न पढ़िए। 80 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध द्रव ए शुद्ध, यहाँ ध्यान देना, शुद्ध प्योर स्टेट में है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब 520 है और शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 100। यहाँ पे 100 नहीं, मैं इसको सुधार देता हूँ थोड़ा सा। ये जो है 1000 है, ध्यान देना 1000 है, 1000 mmHg है। तो ये 100 नहीं बल्कि 1000 mmHg। 80 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब 520 mmHg और शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 1000 mmHg है। यदि ए तथा बी के मिश्रण का विलयन 80 डिग्री सेल्सियस तथा एक एटीएम दाब पर, एक वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक एटीएम दाब पर उबलता है, तो मिश्रण में ए की मात्रा क्या होगी। अब यहाँ पे हिंट दिया आपको, एक एटीएम इक्वल टू होता है 760 mmHg। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए शुद्ध द्रव ए यानी जो वेपर प्रेशर है ए का प्योर स्टेट में, तो पी नोट लगाएंगे, पी ए नोट इक्वल टू कितना है 520 है, 520 mmHg। ओके, और जो बी है उसका वेपर प्रेशर, पी का वेपर प्रेशर, पी फॉर वेपर प्रेशर, बी फॉर बी और नोट फॉर प्योर। तो पी बी नोट कितना है, पी बी नोट है 1000
mmHg। ओके, और जो सॉल्यूशन बना बच्चों, सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर यानी P टोटल आप बोल सकते हो, P टोटल ये दिया गया कि इसका जो वेपर प्रेशर है 1 atm है, 1 atm है, और 1 atm का मतलब दिया है 760 mmHg। ये मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में। तो 1 atm इक्वल टू 760 टॉर या 760 mmHg। ठीक है, अब देखिए इतना चीज़ पता है। अब आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण में ए का मात्रा बताओ। ए का मात्रा यानी यहाँ पे देखो मोल परसेंट के टर्म में ऑप्शन दिया है, तो मोल परसेंट पूछ रहा है, ए का मोल प्रतिशत, मोल परसेंट। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू नियम ऑफ राउल्ट बाबा, पी टोटल, मैंने आपको क्या बताया, पी टोटल इक्वल टू पी ए नोट इंटू ए का मोल फ्रैक्शन प्लस पी बी नोट इंटू बी का मोल फ्रैक्शन। ओके, अब बताइए पी टोटल क्वेश्चन में दिया कि नहीं दिया? टटोलो इधर देखो, टटोलो पी टोटल। तो यहाँ पे 760 है, तो लिख देते हैं 760 इक्वल टू पी ए नोट कितना है बच्चों, 520 इंटू, और ए तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए का मोल परसेंट कैलकुलेट करो, तो एक से यहीं पे छोड़ देते हैं, प्लस पी बी नोट कितना है, पी बी नोट देखो ऊपर 1000 है, 1000 यहाँ पे लिख दो 1000 इंटू यहाँ पे एक्स भी है, सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को हम ऐसा करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सॉल्यूट को मोल फ्रैक्शन के टर्म में, 1 इंटू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूट का केवल चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 760 इक्वल टू 520 XA प्लस 1000 माइनस 1000 इंटू XA। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं आगे। 760 इक्वल टू, या ऐसा करते हैं इस 1000 को इधर ले जाओ, इधर, तो 760 माइनस 1000 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 520 माइनस 1000 हो जाएगा, तो 520 माइनस 1000, और एक से दोनों जगह है तो क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, XA। ओके, अब घटाइए तो 760 में से 1000 घटाइए, कितना आएगा 240 माइनस में, तो माइनस 240 बेटा नहीं सॉरी बटा, माइनस 240 बटा, इसको घटाओ, 1000 में से 520 घटा दो, 500 घटाते तो 500 बचता, 520 घटाओगे तो 480 बचेगा, यानी 480, और ये भी किस में, माइनस में, इक्वल टू हो जाएगा XA यानी ए का मोल फ्रैक्शन। माइनस से माइनस मर गया बच्चों, अब ये 0 से 0 मर गया, इसको कोरोना वायरस हो गया, और ये 24 दूनी 48, तो XA इक्वल टू हो गया 1/2। अब बताओ, हम जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, मतलब 1 ही पूरा कितना हो गया, 100%। अपने आप में कितना हुआ, 100% हुआ। ठीक है, तो 1/2 कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 50% होगा, और कितना होगा, ठीक है, तो 50%। ऐसे हमारा मोल फ्रैक्शन 1/2 आया, लेकिन परसेंट पूछ रहा था, तो एक का मतलब 100% होता है। कोई चीज़ एक अपने आप में कंप्लीट है तो 100% है, तो उसका आधा कितना होगा, 50%। तो हमारा ये आंसर होगा 50%। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए फिर से राउल्ट बाबा का नियम पे ही आधारित क्वेश्चन है। हेप्टेन तथा ऑक्टेन मिलाने पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। अच्छा, हेप्टेन और ऑक्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं 373 केल्विन पर। मैं पहले बता दूँ, तो हेप्टेन जो है वो हो जाएगा C7 और H
16, ठीक है। और ऑक्टेन, ऑक्टेन जो हमारा होगा, ऑक्टेन हो जाएगा C8 और H18, ओके। और दोनों का अनुभार देखो आप निकाल भी सकते हो, क्वेश्चन में दिया भी है। यहाँ देखो 12 कार्बन का होता है तो बरसते 84, 84 में 16 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है हेप्टेन का 100, तो आप लिख लो 100 ग्राम पर मोल। और इसका निकालोगे तो 12 8 96 और 10 106 और 8 14 यानी 114। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 114 ग्राम पर मोल, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुभार निकाल लिया हमने दोनों का। अब देखो क्वेश्चन में बोलता है कि हेप्टेन और ऑक्टेन का वाष्प दाब क्रमशः 105 किलो पास्कल और 45 किलो पास्कल है। 105 किलो पास्कल और 45 किलो पास्कल। और हेप्टेन 25 ग्राम है और ऑक्टेन 35 ग्राम है। तो बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा, बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा। तो चलो सोल्व करते हैं। तो चलो सोल्व करते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले बच्चों मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा हेप्टेन और ऑक्टेन का, क्योंकि हम जानते हैं कि पी टोटल जो होगा, पी टोटल वो होगा PA0 इंटू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस PB0 इंटू बी का मोल फ्रैक्शन, होगा कि नहीं। अब पी टोटल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना। आप देख लो ऊपर, बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करें, बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा ज्ञात करें। तो पी टोटल आपसे पूछा गया, यहाँ पे ए की जगह पे हेप्टेन है और बी के जगह पे ऑक्टेन है। तो हेप्टेन का तो आपको मालूम है, हेप्टेन का आपको मालूम है कि जो इसका वाष्प दाब है हेप्टेन का वो 105 है। तो आप यहाँ पे ए तो लिख लोगे 105, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन कहाँ से लाओगे। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा, पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा, ए और बी का, यानी हेप्टेन और ऑक्टेन का, और उसके बाद उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और तब यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो कि हेप्टेन का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो, N फॉर नंबर ऑफ मोल। तो हेप्टेन का भार कितना है बताओ, 25 ग्राम हेप्टेन है भाई, 25 ग्राम है। और हेप्टेन का अनुभार आया था 100, तो ये आ गया 1/4, ठीक है, 1/4 यानी 0.25। उसके बाद देखो नंबर ऑफ मोल निकालो ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन का भार कितना है, 35 है, 35, ठीक है। और अनुभार है 114, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आएगा। चलो ये तो लफड़ा कर दिया है, भाग देना होगा, तो जल्दी से बताओ कितना है। 35/114 आ जाएगा 0.307, तो लिख देंगे 0.30। अब देखिए दोनों का नंबर ऑफ मोल मालूम हो गया। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इसको बीच में ऐसे घेर दो, इसका जितना काम था हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब इसके नीचे सोल्व करेंगे हम। तो देखो तो पी टोटल PA0 यानी हेप्टेन का वाष्प दाब कितना है 105 गुने हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो हेप्टेन का नंबर ऑफ मोल ऊपर रख दीजिए 0.25 और बटा दोनों के जोड़ के नीचे, तो एक है 0.25, एक है 0.30, कितना आएगा 0.55 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 0.55 प्लस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना है 45 किलो पास्कल, तो यहाँ पे लिख देते हैं 45 गुने इसका मोल फ्रैक्शन, तो ऑक्टेन का ऊपर रखेंगे 0.30
0.55। ओके, सॉल्व कीजिए। 105 गुने 25/55 यानी 5 पचे 25 और 11 पचे 55, तो ये आ जाएगा 5/11 प्लस 45 गुने ये हो जाएगा 30/55, तो 6 पचे 30 और बटा 11 पचे 55। ठीक है, तो अब नीचे बनाते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पे स्टार दे देते हैं। स्टार के बाद आपको यहाँ पे बनाना है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सोल्व करते हैं हम लोग। 105 यहाँ पे पी टोटल इक्वल टू आएगा 105 गुने 5 प्लस 45 गुने 6 और कॉमन कर लेते हैं 1/11। तो चलिए अब इसको सोल्व कीजिए आप लोग जल्दी से। ये आ जाएगा 525 प्लस 45 गुने 6 करिएगा, 6 पचे 30 की 0 और 4 छके 24 और 3 27, 270 और इंटू 1/11। तो आया कितना 500, तो 5 7 2 9 5 2 7 795 गुने 1/11 आ जाएगा आपका यहाँ पे 72 पॉइंट समथिंग। यानी ऑप्शन मिलाइए, आप ऑप्शन मिलाइए तो ऑप्शन ए आपका मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए 72 किलो पास्कल दिया हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना पैसे का 1 रुपया नहीं मिलने वाला है भाई साहब। पढ़ोगे लिखोगे कामयाब बनोगे, खुद से पैसा कमाओगे। ठीक है, तो 80 ग्राम NaOH से 3 मोलर NaOH, 80 ग्राम NaOH, समझना बात को, 80 ग्राम NaOH है। यहाँ पे देखो, अरे आओ नीचे भाई, 80 ग्राम NaOH से 3 मोलर NaOH सोडियम की परमाणु संहति। अरे भाई ये तो अजब का हिंदी दिया है। तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया है 23 का। कितना आयतन लीटर में प्राप्त किया जा सकता है? देखो मोलारता दिया है, NaOH का भार दिया है और आयतन पूछा। तो चलो इसमें थोड़ा सा आपको याद करवाते हैं हम। मैंने आपको बताया था मोलारता का फार्मूला कि मोलारता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन होता है, वो भी लीटर में। याद आया? तो मोलारता क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है बिल्कुल, 3 मोलर दिया है, मोलारता 3। अब विलय के मोलों की संख्या नहीं दिया है, तो मोलों की संख्या बराबर मैंने आपको बताया था कि होता है भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार। तो ये Na की जगह पे हो गया WA बटा Na, Ma, WA बटा Ma, और यहाँ पे भी बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखो मोलारता 3 दिया है, विलय का भार दिया है 80 ग्राम, क्वेश्चन में देख लो 80 ग्राम, और Ma विलय का अनुभार। तो हमारा विलय कौन है? विलय तो हमारा NaOH है ना, तो NaOH का अनुभार निकालो। सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 40 आएगा। तो यहाँ पे रखो 40 और गुने, बिलियन का आयतन हमें मालूम नहीं, तो यहाँ से 40 दूनी 80, सॉरी 40 दूनी 80। फिर से इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, या ब्रैकेट के अंदर 40। तो यहाँ पे देखो अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V इक्वल टू
भी को राइट साइड में लाओ, लेफ्ट साइड में लाओ और 3 को इधर लाओ, तो हो जाएगा 2/3 यानी 0.066 आते रहेगा, यानी 0.67 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया बिलियन का आयतन। मोलारता दिया था कि बिलियन का मोलारता 3 है, ठीक है, और विलय का भार दिया था। तो हम जानते हैं कि मोलारता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, और विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अनुभार। भार 80 था और अनुभार NaOH का आया 40, यहाँ पे निकाले हम लोग ने, और यहाँ पे हो गया बिलियन का आयतन। तो भी को भेज दिए इधर, ये देखो इसको यहाँ से उठा के भेज दिए इधर, और ये 3 को यहाँ से उठा के लाए इधर। तो भी इक्वल टू हो गया 2/3 0.667। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। .02 मोलर NaCl के जलीय विलयन, 0.02 मोलर NaCl के जलीय विलयन के 4 लीटर में 1 लीटर जल और मिलाया जाता है और इसको तनु किया जाता है, यानी इसको पंचोछर बनाया जाता है भाई साहब। तो इस परिणामी विलयन की मोलारता क्या होगी? तो अब देखो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग आ गया। अभी मोलारता दिया है क्वेश्चन में कि मोलारता जो है, ये मोलारता विलयन का दिया है आपको 0.02 मोलर, ठीक है, और विलयन का जो आयतन है वो है 4 लीटर। फिर आपको बोला कि इसमें 1 लीटर जल और मिलाया गया, तो अब कितना हो गया विलयन? 5 लीटर हो गया। तो बोल रहा है कि जब जल मिला दिया गया तो अगला जो परिणामी विलयन है इसका मोलारता क्या होगा? इसको M1 मानो और इसको V1 मानो, इसको M2 मानो और इसको V2 मानो। ओके, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होता है कि नहीं? M1 कितना है? 0.02, V1 कितना है? 4, M2 मालूम नहीं, लपातागंज है ही, और V2 कितना है? 5 लीटर हो गया। तो M2 इक्वल टू, कोई भारी बात नहीं इसे कैलकुलेट करना, 0.08 और बाई कितना? 5, 1685 होता है ना भाई साहब। तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 16×5 80, 80 रहता तो 16 होता, तो यहाँ पे 0.016 हो जाएगा, 0.016। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आ गया आपका। अब मिलाइए आंसर कहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? 4 में, यहाँ पे मैच किया, तो ये हो गया अपना आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको बहुत सारा करवाया था। चलिए, हाँ, अब ये जो सवाल है, निम्न में से अनुसंख्यक गुणधर्म है, कौन जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो अगर आपने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, 4 अनुसंख्यक गुण। वीडियो अगर सिर्फ गिन भी लेते तो बारी बारी से सब पे लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से है। चलो नीचे सोल्व करवाते हैं आपको। पहला था, मैंने आपको बताया था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा था में उन्नयन यानी वृद्धि। तीसरा था हिमांक में अवनमन, कमी, हिमांक में अवनमन। और चौथा था परासरण दाब। तो इसमें मिलाइए तो कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड वाला देखो तो परासरण दाब है कि नहीं, तो ये होगा हमारा आंसर। और इसी वाले वीडियो पे स्ट्राइक मारा गया है एक टीचर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया, सबने सोच लिया मुझे दर्द नहीं होती है।
पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल का दर्द दिखाएं किसे, मलहम लगाने वाले ही जब जख्म दे जाते हैं। तो सबका हिसाब होगा बारी बारी से। अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं हम लोग। एक आदर्श विलयन की आवश्यक शर्त है। तो आदर्श विलयन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आदर्श विलयन के इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों। ऊपर वाला ऑस्मोटिक प्रेशर था और नीचे एक अलग क्वेश्चन है। इक्वल टू PA नोट इंटू XA प्लस PB नोट इंटू XB होना चाहिए, यानी रॉल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन डेल्टा मिक्सिंग भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन था। चौथा मैंने बताया था कि A और B के बीच का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो A और A और B और B यानी BB नहीं B और B के बीच के आकर्षण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है आपका, डेल्टा H मिश्रण 0 होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कौन सा सांद्रता अभिव्यक्ति का माध्यम ताप से स्वतंत्र है। तो ये बिल्कुल मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बच्चों कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता, इनमें से कौन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे यानी ताप पे निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तक जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, लेकिन अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वीडियो पसंद है, बहुत मेहनत करके बनाया है बच्चों आपके लिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो आपका DK चंदन आपसे विदा लेता है। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और हाँ याद रखना, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री, यानी पृष्ठ रसायन। तो 4 से 5 नंबर का सवाल ये भी दे देता है आपको IAC के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।